Hello everyone, welcome to my channel. I am Garima Singh and in this video we are going to read about the chapter number 2 of civics, which is the constitutional design. Guys, I am back with a very interesting video today. In this video we are going to deal with the constitutional design. जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे. कहाँ से हमने डिफरेंट वैल्यूज़ दी है और एक पुट इन करके एक परफेक्ट लेंथीएस्ट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपने कंट्री इंडिया के लिए. आई होप दिस इज क्लियर. द टाइटल सेज द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन. आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड as much as I am excited to teach you and tell you the story behind our constitutional design. So let's get started. So your chapter starts with somewhere with the story of South Africa. Now you guys must be wondering, how did we land up to South Africa? We were talking about the Indian Constitution, right? तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है. You need to understand that. उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन निकल के आएगा हमारे इंडिया के लिए. ओके, पहले बात करेंगे साउथ अफ्रीका की. साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल चल रहा था अगेंस्ट दी एपार्थाइड. एपार्थाइड क्या होता है उसको भी हम समझेंगे, राइट? उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का नाम यहाँ दिखाई दे रहा होगा, विच इज नेल्सन मंडेला. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर विद दिस पर्सनालिटी ऑल्सो. कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता है हु इज दिस पर्सनालिटी, राइट? जैसे हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं महात्मा गांधी, इसी कॉन्टेक्स्ट में नेल्सन मंडेला का नाम लिया जाता है साउथ अफ्रीकन रीजन में. ओके, साउथ अफ्रीका में एक बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रगल चल रहा था अगेंस्ट दी एपार्थाइड. एपार्थाइड क्या होता है? जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है. ओके, रेशियल मतलब ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किन कलर. भाई ये गोरा है, ये काला है. गोरा है तो काफी पावरफुल होगा, डोमिनेटिंग होगा. ब्लैक है तो ब्लैक कलर मीन्स फॉर दी स्लेव. ओके, तो इस चीज पे डिस्क्रिमिनेट करना एपार्थाइड कहलाता है. नेल्सन मंडेला ही वाज इम्प्रिजन्ड इन 1964. 1964 में इनको इम्प्रिजन किया गया, जेल में डाल दिया फॉर ट्रेसिंग. क्या इनके ऊपर चार्जेस लगे? ट्रेसिंग. ट्रेसिंग मतलब देशद्रोही वाले चार्जेस. वाई? सपोज आज की सिनेरियो की हम बात करते हैं. इफ यू डू समथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कुछ मेजर करते हो और गवर्नमेंट आपके ऊपर देशद्रोही का चार्ज लगा के आपको जेल में डाल दे, तो आपके ऊपर किस चीज का चार्ज लगा है? ट्रेसिंग का. ओके, सिमिलरली नेल्सन मंडेला के साथ भी ऐसा ही हुआ इन 1964. अब आप सोच रहे होंगे कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर ये महात्मा गांधी जैसे एक फिगर है साउथ अफ्रीका में, तो इनको क्यों इम्प्रिजन किया गया? इट वॉज बिकॉज he was fighting for the cause of apartheid. Apartheid अभी बताया मैंने आपको, it is a racial discrimination which was promoted by the white, the Britishers who were white in color. उन्होंने इस चीज़ को, सिस्टम को लेके आए थे. इसके बेसिस पे वो लोगों के साथ बहुत ही भेदभाव रखते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे. क्यों? जस्ट बिकॉज दे वर ब्लैक इन कलर, तो उनको बहुत गंदे से ट्रीट किया जाता था. अगर वो वाइट है तो उनको बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती थी, डोमिनेटिंग क्लास कहलाते थे. सो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर. ओके, और कौन करता था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? द वाइट, जो गोरे थे बहुत ज्यादा कलर में. अब स्किन कलर तीन तरह के मिलते थे उधर, वाइट, ब्लैक और कलर्ड. वाइट से तो आप समझ गए हो, ब्लैक से आपको समझ में आ गया जो डार्क है. कलर्ड वर्ड किस लिए यूज किया है? कलर्ड वर्ड मतलब जो थोड़े से ब्रिटिश टोन के हैं, जो जैसे प्लांटेशन वर्कर के पर्पज से उनको अफ्रीका ले जाया गया था. ओके, दे वर नॉट टू ब्लैक नॉट टू वाइट, बीच वाले थे, तो उनको कलर्ड बोला गया. जब हम बात करते हैं इन कैटेगरी ऑफ पीपल की स्किन कलर के बेसिस पे, वाइट तो अलग डोमिनेटिंग क्लास थी, और जो ब्लैक और कलर्ड पीपल थे उनको उन्होंने कैटेगराइज किया एज नॉन वाइट्स. आई होप टिल नाउ द स्टोरी इज क्लियर. अब प्रॉब्लम क्या थी नॉन वाइट्स के साथ? Those people who were not white in color, white skin color I am talking about, जो गोरे नहीं थे, उन लोगों के साथ क्यों इतना बुरा हो रहा था? And you will now understand कि why did Nelson Mandela stood up for the cause. Okay, so problem पढ़ते हैं क्या थी. Number 1 was the non-whites were forbidden to live in the white area. Suppose एक एरिया है, उन्होंने डिवाइड कर दिया. भाई ये एरिया, सपोज दिस इज माई फील्ड. छोटा सा एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है, पूरा साउथ अफ्रीका की बात हो रही है अभी. ओके, सो
इन्होंने रीजन डिवाइड कर दिया, दिस इज द रीजन ऑफ वाइट, ओके, और ये रीजन है नॉन वाइट का। सो नॉन वाइट वाइट के रीजन में नहीं जा सकते थे, ओके, उनको सख्त मना किया गया था, दे वर फॉरबिडन टू लिव इन। भाई यहाँ तो तुम रह नहीं सकते हो, यू हैव डिफरेंट एरिया, व्हाई, बिकॉज यू आर नॉन वाइट। नॉन वाइट मीन्स you are black in color or otherwise you have colored skin. Okay. Other thing was cannot work in the white area without permit. अगर इन नॉन वाइट को वाइट के एरिया में आना है किसी काम के लिए, किसी विदाउट एनी परमिशन दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द एरिया, उनके एरिया में नहीं आने दिया जाता था। बेसिकली इफ यू कुड रिलेट दिस सिचुएशन टू दैट ऑफ आवर नेशन, आप कौन सी सिचुएशन को याद कर पा रहे हो? ऐसा कुछ अनटचेबल टाइप वाली फीलिंग आ रही है ना, भाई इनको बिल्कुल ही अलग सेक्शन बना दिया सोसाइटी का, भाई ऐसा अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, विदाउट परमिशन नहीं आना, आप यहाँ रह नहीं सकते हो, राइट। एंड ऑल्सो लास्टली एंड द मेजर प्रॉब्लम वाज द पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है? व्हेन वी सेपरेट टू थिंग्स, ओके, तो दे वर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब उन्होंने इनफैक्ट पब्लिक एरियाज, जो पब्लिक एरिया विच आर मेंट फॉर एवरीवन लिविंग इन द कंट्री, पब्लिक के लिए है, किसी का प्राइवेट राइट नहीं है, उन पब्लिक एरियाज को भी इन्होंने सेपरेट किया हुआ था, डिवाइड किया हुआ था बिटवीन वाइट एंड द नॉन वाइट्स, ओके। इस पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन। व्हेन द पब्लिक एरियाज आर आल्सो सेपरेटेड एंड दीज आर द प्रॉब्लम्स विद द नॉन वाइट। नाउ आई होप द स्टोरी इज स्टिल नाउ क्लियर। आपको समझ में आएगा कि कॉज क्या था और स्ट्रगल अगेंस्ट द एपरेथाइड क्यों हुआ और कैसे हुआ। सो गाइस, नाउ वी हैव अंडरस्टूड द स्टोरी, राइट, कि व्हाइट्स जो थे काफी डोमिनेटिंग थे, दे वर मोर लाइक द किंग, ओके, क्योंकि इनकी सरकार थी, एंड ब्लैक्स एंड द कलर्ड वर ट्रीटेड एज नॉन वाइट, और उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वो भी हमने देखी। अब आप सोच रहे होंगे कि देयर शुड बी समबडी हु शुड हैव रेज्ड द वॉइस अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, राइट, भी किसी ने तो आवाज उठाई होगी। यस, देयर वर पीपल हु एक्चुअली रेज्ड देयर वॉइस अगेंस्ट द कॉज, ओके। सो द नॉन वाइट्स दे केम टुगेदर एंड फॉर्म एन अम्ब्रेला पार्टी। उन्होंने अम्ब्रेला पार्टी मतलब डिफरेंट छोटी छोटी स्मॉल पार्टीज, डिफरेंट स्मॉल पार्टीज केम टुगेदर टू फॉर्म अ वन बिग पार्टी, ओके। अम्ब्रेला पार्टी का मतलब ये होता है तब छोटी छोटी कई सारी पार्टीज आके एक पार्टी बना ले। तो नॉन वाइट्स ने क्या किया? एक अम्ब्रेला पार्टी बनी यहाँ टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द एपरेथाइड, ओके। दिस वाज ANC। ANC मीन्स अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। डू नॉट गेट कंफ्यूज, अभी हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, हमारी कांग्रेस और ये वाली कांग्रेस इज टोटली डिफरेंट, ओके, अभी वहाँ की बात कर रहे हैं। सो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनती है एंड इट स्टार्टेड टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द एपरेथाइड, जो तुम ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो इसको बंद किया जाए, ओके। लेकिन इस टाइम गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि इनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती थी और इनको चुप करवा दिया जाता था, ओके। लेकिन हम देखेंगे विद टाइम ये जो प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द एपरेथाइड ये इंक्रीज होगा एंड the story will move towards a new constitution in the South African region, okay. Now coming towards a new constitution in South Africa, let's see what happened. हमने अभी देखा कि प्रोटेस्ट चल रहा है साउथ अफ्रीका में, सो द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एपरेथाइड इंक्रीज, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। आप सिर्फ एक नॉर्मल सिचुएशन से रिलेट करो, सपोज आज का प्रेजेंट टाइम लो। अब जैसे फार्मर्स के जो ऑर्डिनेंस बिल पास हुआ है, ओके, लोगों को फार्मर्स को नहीं समझ में आ रहा है, दे ऑल आर प्रोटेस्टिंग, ओके। अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2-3 दिन प्रोटेस्ट किया उन्होंने, गवर्नमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर ये प्रोटेस्ट बिल्कुल मास हो जाए, मास लेवल पे पहुंच जाए, बहुत ज़्यादा मतलब लोग आ जाए निकल के, प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा वायलेंट होना शुरू हो जाए, सो गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स, थोड़े लिबरल स्टेप्स लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को टू काम डाउन द फार्मर्स, राइट। सिमिलरली अब इस सिचुएशन से आप ये वाली सिचुएशन समझो कि यहाँ प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट जो रूल कर रही थी, द वाइट रिजिम्स डिसाइडेड टू चेंज द पॉलिसी। उन्होंने सोचा अगर इनका प्रोटेस्ट कंट्रोल करना है तो हमें अपनी थोड़ी सी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। एंड व्हाट डिड द गवर्नमेंट डिड? सो द गवर्नमेंट चेंज द डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, ओके। पहले जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे हमारे कि वाइट्स के एरिया में नहीं रह सकते हैं,
आना है तो परमिशन लेके आओ, पब्लिक एरिया भी सेपरेट थे। तो ये वाले जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे दे वर रिपील्ड मतलब हटा दिया गया उन्हें, ओके, बिल्कुल वैनिश कर दिया। अब ऐसा कोई लॉ नहीं था, एवरीबडी वॉज फ्री टू मूव, ओके। देन द बैन ऑन द पॉलिटिकल पार्टी वॉज रिमूव्ड, बैन भी हटा दिया कि तुम खुद की पॉलिटिकल पार्टीज भी बना सकते हो। सो गाइस दिस इज इंपॉर्टेंट, mark this as star and even underline in your book, okay. Then next here is very important, Nelson Mandela walked out of the jail. Nelson Mandela अब जेल से बाहर आ चुके थे, okay. And finally we have seen that on 26th April 1994 South Africa was free from apartheid. ये जो racial discrimination होता था finally it was abolished. एंड अब नेल्सन मंडेला बाहर आ चुके थे, उन्होंने सोचा एक न्यू गवर्नमेंट बनाई जाए। अ गवर्नमेंट शुड बी मल्टी रेशियल, डिफरेंट कलर के लोग शुड कम टुगेदर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, ताकि कोई भी जो पावर में आए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करे किसी और के साथ। द वे दे हैव फेस द डिस्क्रिमिनेशन ऐसा फिर रिपीट नहीं होना चाहिए। देयरफॉर अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड व्हेन नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल। The story is clear till now. So this was how the South African country got a new constitution. Okay. Now very important, another important incident, aftermath. Aftermath मतलब उसके बाद में क्या हुआ, जब एक multiracial government बन गई उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अपनाया। Let's see that. Blacks decided to forgive the whites. नेल्सन मंडेला ने सोचा, और ये जो ग्रुप ऑफ पीपल द नॉन वाइट्स, इन्होंने सोचा, जो ब्लैक्स थे उन्होंने सोचा कि हमें जो वाइट्स हैं उनको फॉरगिव कर देना चाहिए, उनको माफ कर देना चाहिए द थिंग्स दे डिड विद अस, ओके। किस रीजन से उन्होंने सोचा कि कल को कहीं फिर से इलेक्शन हो और वाइट्स फिर से पावर में आए, सो वो सेम चीज रिपीट ना करें, ओके। तो उन्होंने ब्लैक्स ने सोचा टू डिसाइड टू फॉरगिव द वाइट्स, उनको माफ करने का सोचा। सेकेंडली उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि सबको मिलके बैठना चाहिए और एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, राइट। सो द ब्लैक्स एंड द वाइट्स दे ऑल सैट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर साउथ अफ्रीका। हाउ कूल, राइट। इतना अच्छी बात है, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। एंड फाइनली आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, 2 साल तक डिस्कशन चली, डिबेट हुई, एंड आफ्टर 2 years साउथ अफ्रीका African Constituent Assembly came with one of the finest constitution of the world. I am not saying this was the finest, इससे अच्छा कोई नहीं है, I am saying one of the finest, okay. हमारा constitution भी बहुत अच्छा, हम पढ़ेंगे अभी। तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनली एक अपना फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, एंड दिस इज हाउ द साउथ अफ्रीकन रीजन गॉट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। टाइटल सेज व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। अभी आप सोच रहे होंगे कि साउथ अफ्रीका की स्टोरी से हम कहाँ आ गए एकदम से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइज फ्रॉम द अबव स्टोरी ऑफ द साउथ अफ्रीका व्हाट डिड वी गेन, हमें क्या कंक्लूजन पता चलता है कि हाउ डिड द ब्लैक्स एंड द व्हाइट्स दे केम टुगेदर एंड फॉर्म्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। मतलब बैठ के बातचीत करके एक अच्छा रिजल्ट निकाला जा सकता है, ओके। अब इसके बारे में हम यही था साउथ अफ्रीका के बारे में हमने इसलिए पढ़ा कि हमें पता चले कि वहाँ भी स्ट्रगल चल रहा था, एंड हाउ डिड द पीपल केम टुगेदर एंड फॉर्म्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चला कि क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन सेट ऑफ रूल है जिसके अकॉर्डिंगली वो सब फंक्शन करेंगे अब आगे कंट्री में, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन वंस माइंड इज व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। सपोज देयर इज अ फुटबॉल टीम, ओके। ये फुटबॉल गेम खेल रहे हैं एंड इफ देयर इज नो रूल, फुटबॉल में कोई भी रूल नहीं है, जिसका मन किया उसने लेग से किक कर दिया, अदरवाइज दे टुक द बॉल इन द हैंड, स्टार्ट रनिंग एंड आर प्लेइंग लाइक रग्बी हियर, ओके। कोई स्टिक से मार रहा है, कोई कैसे, कोई रूल नहीं है, जैसे मन कर रहा है ये लोग वैसे टीम में खेल रहे हैं। किसी का मन किया गोल करने का किया, अदरवाइज गोल नहीं किया, ओके। तो विल द गेम ऑफ फुटबॉल लुक लाइक अ फुटबॉल गेम? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई रूल ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है जिसको फॉलो किया जा रहा है। तो फुटबॉल इज नॉट अ फुटबॉल हियर इन दिस गेम, ओके। इफ देयर आर सर्टेन रूल्स, अगर मैं बोलूँ यहाँ रूल्स लगा दूँ मैं कि देयर आर सर्टेन रूल्स दैट नीड टू बी फॉलोड इन दिस गेम, तभी ये फुटबॉल एक फुटबॉल गेम लगेगा। कि फाउल होगा इफ यू टुक द बॉल इन द हैंड, यू नीड टू किक द बॉल विद योर फुट, ओके। आपको गोल करना है, एंड दीज आर दी सम रूल्स, सेट ऑफ रूल्स दैट वन शुड बी फॉलोइंग इफ यू आर प्लेइंग द गेम ऑफ फुटबॉल।
तभी तो ये फुटबॉल का गेम फुटबॉल लगेगा, राइट? सिमिलर इज द केस विद द कंट्री. एक देश की अगर बात करते हैं, सेम केस है. तो अगर हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स नहीं है तो हम कैसे फंक्शन करेंगे? कुछ सही और कुछ गलत कैसे पता चलेगा? ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव गेन्ड. द आंसर फॉर व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन इज because a country requires some set of rules. And what is a constitution? A constitution is a set of written rules that are accepted by all the people in the country. एक ऐसे है, संविधान क्या है? एक बुक है जिसके अंदर हमने अपने रूल्स लिखे हुए हैं जिसको सबने अपनाया है और सब लोग फॉलो भी करते हैं कंट्री में. दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इज. द डेफिनेशन इज वेरी सिंपल. This is again a probable question that you can get in your exam, that what do you understand by constitution or why do we need constitution. तो आपको दोनों पता होना चाहिए कि constitution क्या है. constitution की definition ये है. mark it in your book and I would suggest after seeing this video make sure you go through the chapter so that you have a very clear idea about the chapter कि कुछ भी line skip नहीं हुए and every concept is clear. Okay. So the next question that comes in one's mind is, what does a constitution do? संविधान क्या करता है, right? So this is again a very important question guys. You need to learn it as it is. ये 4 points है ना, बहुत ज़रूरी है, बहुत important है, इनको learn करना है बहुत अच्छे से. Okay. Number 1 here is, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for the group to live in. For different groups to live in. Okay. Different groups to live in. क्या बोल रहा है ये? इसको अंडरलाइन भी कर लेना बुक के अंदर कि ये क्या जनरेट करता है? ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन. If you look at the story of the South Africa, okay, the blacks और whites ने दोनों ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. मतलब दोनों ने इक्वली पार्टिसिपेट किया, दोनों ग्रुप ने अपनी अपनी बातें रखी. तो अब जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वहाँ जो रहेंगे बाद में, फिर उनको कोई खतरा नहीं है कल को किसी की भी सरकार आए, चाहे वाइट्स के आए चाहे ब्लैक्स के आए, उनको एटलीस्ट ट्रस्ट रहेगा कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है दोनों की सहमति से बनाया गया है, तो किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा फ्यूचर में. Therefore it is said that एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या लेके आता है? इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, ताकि डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, डिफरेंट ग्रुप्स कैन कम टुगेदर एंड लिव इन वन नेशन. आई होप दिस इज क्लियर. सेकेंड पॉइंट सेज, स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट इज टू बी फॉर्म्ड एंड हु विल टेक द डिसीजन. कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेट ऑफ रूल्स बताता है. वो सेट ऑफ रूल्स ये भी बताता है कि सरकार कैसे बनाई जाएगी. व्हाट इज द प्रोसेस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, हु रन्स द नेशन, राइट? और किसके पास कौन से डिसीजन होंगे. कोई भी फील्ड है, उस फील्ड के रिलेटेड कोई डिसीजन है तो वो डिसीजन कौन लेगा? वो कौन बताता है हमें? कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. Thirdly, it lays down the power of the government and tells the rights to the citizen. बोल रहा है, पावर बताता है कि गवर्नमेंट किस किस एरिया में एज पावरफुल, एज मतलब एज अ रूलर वो एग्जिस्ट करेगी, कैसे फंक्शन करेगी. एंड ऑल्सो उसके साथ हमने पढ़ा है इन आर 8th class also that there are certain fundamental rights which are specifically for the citizens. Okay. तो ये लिमिट लगाता है गवर्नमेंट पे ताकि कोई भी पावरफुल ना हो जाए. ओके. अगर मैं बोलूँ ना तो कोई प्रोसीजर है भी सरकार कैसे बनेगी, और ना ही किसी जो जिसकी सरकार है उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है. हु विल सफर? द सिटीजन्स विल सफर. देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस विद द सॉल्यूशन कि वो गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट लगाता है और सिटीजन्स को राइट्स प्रोवाइड करता है. फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स इवन विच द गवर्नमेंट कांट ब्रीच. ओके. गवर्नमेंट भी नहीं उसको उस चीज का उल्लंघन कर सकती है व्हेन इट इज द मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट. ओके. देन लास्टली, एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. वाई एस्पिरेशन? वाई डज इट डिपिक्ट द एस्पिरेशन? क्यों लोगों की एस्पिरेशन पता चलती है? बिकॉज इट इज द पीपल ओनली who came together, stepped down and made the constitution. लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखते ही हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया है ताकि एक बेटर सोसाइटी बनाई जा सके. That's it for today's video. Before I end this video, it's time for tone up your brain. One question here is,
define constitution and why do we need constitution. Guys, again I am saying this is a very important question. इसको as it is learn करना है, definition को भी और why do we need constitution के 4 points, very important. Okay, mark this as star. And secondly, you need to write down the aftermath of the South African apartheid struggle. इस struggle के बाद क्या result निकल के आए वो आपको लिखना है. And also do not forget to mention your names along with your answer. So that's it for today's video, guys. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh. And if you like this video, then do not hesitate to press in that thumbs up icon. And also, if you are new to my channel, make sure you like, share and subscribe and help us grow each day. Thank you for watching.